आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पिछले वीडियो में बेसिक और पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। मतलब q कोई भी पूर्णांक हो सकते है, कोई संख्या हो सकती है और ये सिद्ध करना है। तो इसको दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तो क्या, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होता है bq+r, या ये बोल सकता हूं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होता है। तो हमेशा शेषफल होता है ना जो भाजक से छोटा ही होता है। जैसे अगर 9 का भाग दे रहे तो संख्या शेषफल में 8 तक बच सकती है, 9 तो नहीं बचेगी ना। अगर 9 या 10 बच रही है फिर एक बार और चला जाएगा भाग। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं मान लो कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसको मैं क्या कर सकता हूं 6q+1, क्योंकि 6q+0 होता है, 0 लगाने की जरूरत नहीं, तो 6q लिख देता हूं। 6q+2 हो सकता है, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। क्योंकि 6q+6 अगर प्लस में शेषफल और 6 बचेगा, 6 में किसी का भाग दे रहे तो भाग एक बार और चला जाएगा। तो शेषफल हमेशा भागफल से एक कम ही होता है। ठीक है, अब इसमें सिद्ध क्या करना है कि सिर्फ ये और ये तीन क्या है विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले सम और विषम होता है क्या है, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो क्या होती है सम, और 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या होती है विषम। या मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसका इकाई अंक 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 है वो तो क्या होगी सम, और जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है वो क्या होगी विषम संख्या। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो पीछे क्या बचेगा 3q। इसमें से 2 कॉमन लेता हूं, पीछे क्या बचेगा 3q और प्लस का एक बाहर ले लिया मैंने, क्योंकि 3q आ रहा है, एक में से कॉमन आ नहीं रहा है। अब इसको मैं क्या लूं, इसमें अगर मैं 2 कॉमन लूं तो क्या बचेगा 3q+1, पूरा पूरा बच रहा है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले रहा हूं, इसमें अगर मैं कॉमन लूं तो इसको ये लिख सकता हूं 6q+2+1, 3 को 2+1 लिख सकता हूं। और अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूं तो ये क्या बचेगा 3q+1 और प्लस में 1। ये ब्रैकेट से बाहर प्लस है, ये ध्यान रखना, ये तो अंदर है और ये ब्रैकेट से बाहर है, क्योंकि मैंने कॉमन सिर्फ इन 2 से लिया है, इसमें से कॉमन नहीं आ रहा। इसी प्रकार अगर मैं इससे कॉमन लूं 2 तो क्या बचेगा 3q+2। इसी प्रकार इसमें 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 4+1, तो 5 को अगर 4+1 लिखूंगा तो कॉमन क्या आएगा 3q+2 और प्लस में बाहर 1 बचा ना, क्योंकि 3q+2 प्लस में 1। अब अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाता है इसका मतलब क्या है वो 2 का गुणज होगा ना। तो ये क्या है, इसके गुणा में 2 है, इसके भी गुणा में 2 है और इसके भी गुणा में 2 है, यानी ये और ये तीनों क्या है सम संख्या है। क्योंकि सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, यानी 2 का भाग जाता है, इसका मतलब क्या है वो 2 का गुणज होगा। ये भी क्या होगा सम और ये क्या होगा सम। तो इसका मतलब जो ये पीछे 3 बची ये क्या होगी, ये तीनों क्या हो जाएगी विषम संख्या। एक ये हो जाएगी विषम संख्या, क्योंकि हमेशा जब भी अगर सम संख्या +1 करोगे तो क्या हो जाएगी विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या में एक ही डिफरेंस होता है, या अगर विषम संख्या है यानी विषम संख्या उसमें अगर 1 जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगी सम संख्या, सम संख्या बन जाएगी। क्योंकि जैसे सम और विषम क्या होती है, अगर मैं बोल दूं एक क्या है विषम, अगर इसमें 1 जोड़ूं तो क्या हो जाएगी 2, तो ये क्या हो गई सम। इसी प्रकार अगर इसमें 1 जोड़ूं तो क्या होगी 3, तो ये विषम हो गई। 1 जोड़ा 4 ये क्या होगी सम, फिर 1 जोड़ा 5 तो ये तीनों क्या है विषम, और ये एक और लिख दो आगे से ये क्या हो गई सम। तो सम संख्या और विषम संख्या में हमेशा एक ही डिफरेंस होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये करके नीचे क्या लिख सकते हैं, इससे सिद्ध होता है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q क्या है कोई भी पूर्णांक है। या दूसरा तरीका, दूसरा क्या कर सकते हैं, q क्या है कोई पूर्णांक है तो कोई भी एक पूर्णांक ले सकते हैं।
कोई भी मैं मान लेता हूँ क्यू ले लेता हूँ मैं, क्यू की जगह 1, क्यू बराबर 1 लेता हूँ। अगर क्यू की जगह मैं 1 रखूं तो ये क्या होगा 6, क्योंकि 6 क्यू क्या हो जाएगा ये वाला, चलो यहां दिखा देता हूं। अगर मैं क्यू बराबर 1 लूं तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, ये 6 और 3 9, 6 क्यू प्लस 4 10 और ये 11। अब देखो 6 8 और 10 क्या होती है सम संख्या, तो पीछे क्या बची ये, और यही प्रूव करना था। या क्यू की जगह जैसे 3 ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ 3 लूंगा कितना होगा 18, यहाँ पे 18 और 1 19, ये 20 21 22 23, फिर देख लो ये भी विषम विषम और विषम। तो डायरेक्ट कोई भी पूर्णांक लेके प्रूव कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, दो तरीके आपके पास। तो यहां से भी ऐसे भी करोगे, ये उदाहरण देके और नीचे लिख सकते हो कि इससे ये प्रूफ होता है कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 क्या होता है एक विषम संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समयों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, और अधिकतम क्या होता है यानी HCF निकालना है। ठीक है, क्या एक आर्मी है जिसमें 600 सदस्य हैं, और करना क्या है कि 22 सदस्यों की एक बैंड वाली है, उसके पीछे स्तंभ मतलब दोनों की स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तो निकालना क्या है, निकालना यही है कि 616 और 32 का HCF निकालना। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए क्या पड़े अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालते हैं तो क्या करते हैं A बराबर BQ प्लस R, और तब तक करते हैं जब तक कि R 0 ना आए, यही बताया था। ठीक है, अब A क्या है यहाँ पे 616, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य हमेशा बड़ी संख्या होती है, तो 616 बराबर 32 गुणा 616 में 32 का भाग देना है। ठीक है, 616 में भाग दे लेता हूं मैं 32 का, 616 32 कितनी बार एक बार, क्योंकि 32 इंटू 2 64 होते हैं, एक बार 32 कितने बचे 29 6, अब कितने बार जाएगा 32 है, यानी 32 का बार 10 बार 320, 320 में से 32 लगभग 9 बार जाएगा, 32 इंटू 9। ठीक है, तो 9 में देता हूं, 9 इंटू 2 18 1 9 तेरी 27 और 1 28 288, कितने बचे 96 माइनस 88 8, यानी शेषफल क्या बच रहा है मेरा 8 बच रहा है। ठीक है, यानी 32 गुणा 19 प्लस में शेषफल क्या बचा है 8। अब शेषफल 8 है, इसका मतलब ये क्या होगा HCF नहीं होगा, क्योंकि जब शेषफल 0 आएगा तभी HCF होगा। इसको बाहर लेता हूं मैं 32 को बाहर लिया 8 के बाद में 32 4 बार में प्लस में 0। अब शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया मेरा 0, और अगर शेषफल 0 है इसका मतलब क्या है ये भाज्य क्या होगा HCF, और HCF क्या है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें क्या बताया था जैसे ही शेषफल बचे ना उसके बाद क्या करना है उसमें भाग दे लो, तो 32 में इसका भाग दूंगा मैं कितनी बार 4 बार 32 क्या बचा 0, और अगर 0 शेषफल आ गया इसका मतलब ये मेरा क्या होगा ये होगा मेरा HCF। बताया था दोनों तरीके, ऐसे भी कर सकते हो पर प्रोसेस करनी कैसी है, ऐसे हो तो चेक करने के लिए, या फिर HCF कैसे कर सकते हो जो गुणनखंड विधि है वैसे निकालते हैं, वैसे भी कर सकते हो। आंसर तो तीनों में सेम आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है तो ऐसे ही करना है। तो यानी इसमें कितने स्तंभ हो सकते हैं, अधिकतम 8 स्तंभ हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा बराबर संख्या होगी, वरना संख्या कम ज्यादा हो जाएगी, तो बराबर के लिए 8। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये प्रूफ करना है कि किसी भी संख्या का वर्ग है ना, किसी भी पूर्णांक का वर्ग हमेशा क्या होता है 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, और नीचे संकेत भी दे रखा है कि मान लो कोई पूर्णांक x है और उसको 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन में क्या होता है a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ 3 का मतलब क्या है, b यानी भाजक क्या है 3, तो जब भाजक 3 होगा तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूं 3q या 3q+1 या
3 क्यूब + 2, क्योंकि 3 क्यूब + 3 तो लिख नहीं सकता, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है कि इसका वर्ग हमेशा ये होता है। और यहां पे क्या है, मैं मान लेता हूं कि क्यू क्या है, माना क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि एम भी क्या है, कोई पूर्णांक। तो ये तो दोनों एक ही बात हुई ना भाई, पूर्णांक तो कुछ भी हो सकता है, वो क्यू भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो, कुछ भी, कोई संख्या ही होगी। पूर्णांक का मतलब क्या, कोई संख्या है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, मैं क्या करना है, पूछ क्या रहा है, वर्ग। अगर वर्ग पूछ रहा है तो मैं वर्ग करूंगा, अगर घन पूछ रहा है तो मैं घन करूंगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वो घन पूछ रहा है। तो मैं इसमें इन सबका क्या कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, यही होता है। ठीक है, अगर 3q है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9q²। ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा 9q² + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना होगा 1 + 2ab, तो 2 × 3 कितने में 6 और गुणा 1 तो 6q, यानी ये हो गया 6q। अब इसका स्क्वायर 3 है तो 3 का क्या होगा 9q² यानी 9q का स्क्वायर प्लस b कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2ab यानी 2 × 3 6, 6 × 2 12, तो ये कितना हो गया 12q। बस फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना, अगर वर्ग पूछ रहा है तो फॉर्मूला वर्ग का लगाना है, अगर घन पूछ रहा है तो फॉर्मूला a + b का होल क्यूब वाला लगाना है। और यहाँ पे क्यों क्या है, कोई पूर्णांक मैंने माना है, m भी क्या है कोई पूर्णांक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है मुझे, 3m, जो तुम्हें प्रूफ करना है ना वही कॉमन लेना, यानी यहाँ पे m के गुणा में क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए ना, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन लूंगा। अगर कुछ और संख्या दे रही है, जो संख्या दे रही है वही कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूं। अगर यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या बचेगा 3q² बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं यहां से 3 कॉमन लूं, यहां से अगर मैं 3 कॉमन लूं तो यहां पे क्या बचेगा 3q² प्लस यहां पे 2q, और यहां पे इसको मैं पहले वाली की तरह बाहर ही रख रहा हूं, तो इसको लिख दूंगा +1, क्योंकि मैं कॉमन इन दोनों से ही ले रहा हूं, इससे कॉमन ले ही नहीं रहा। और अगर इन दोनों से कॉमन होगा 2 पे ब्रैकेट और तीसरा वैसा का वैसे ही रखूंगा। अब इससे कॉमन यहां पे क्या है, यहां पे 4 है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, 4 को जैसे ये है 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूं। मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, इसके बराबर में क्या लिख दूं 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 हो गए 4। अब इन तीनों से मैं क्या ले लूं 3 कॉमन, अगर मैं यहां से 3 कॉमन लूं तो यहां पे क्या बचेगा 3q² प्लस यहां पे 4q प्लस यहां पे 1 और ब्रैकेट के बाहर 1। अब यहां पे मेरे क्या है 3 ब्रैकेट में कुछ है, यहां पे भी 3 ब्रैकेट में कुछ और प्लस 1, और यहां पे भी 3 ब्रैकेट में कुछ और प्लस का 1। अब अगर ये पूर्णांक है तो मैं इस 3q² को m मान सकता हूं ना, क्योंकि पूर्णांक है तो मैं इसके लिए क्या मान लूं कि 3q² बराबर m मान लूं, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं बराबर में 3m। ठीक है, इस वाले के लिए मैं इस पूरे को क्या मान लूं, इस पूरे को मैं मान लूं m मान सकता हूं, क्योंकि क्यों भी कोई पूर्णांक है, और अगर क्यों पूर्णांक है तो हम भी कोई पूर्णांक ही होगा। जैसे अगर मैं क्यों की जगह मान लो 1 रख रहा हूं, अगर क्यों की जगह 1 रखूं तो ये क्या होगा 3, ब्रैकेट वाला 3 ही होगा, तो 3 भी कोई पूर्णांक ही है। अगर यहाँ 1 रखूं तो 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5 भी कोई पूर्णांक है, यानी क्यों अगर 1 होगा तो हम कितना हो जाएगा 5, पर है तो कोई संख्या ही। इसी प्रकार अगर इसमें 1 रखूंगा तो 3 और 4 7, 7 और 1 8, तो मैं अगर क्यों 1 मानूं तो m कितना हो रहा है 8, पर हो तो कोई संख्या ही रही है ना, ये तो है नहीं कि हम कोई फिक्स है, m भी तो वेरिएबल है, अक्षर है ना, तो चेंज हो सकता है अक्षर तो। ठीक है, अब इसके लिए मैं अगर इसको m मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, और इस वाले के लिए मैं इस पूरे ब्रैकेट वाले को क्या मान रहा हूं m, अगर इसको मैं m मानूं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3m प्लस 1। अब देखो क्या आ रहा है 10m प्लस 1 और 3m प्लस 1, हमने माना क्या था 3q प्लस 2,
फिर इसका वर्ग किया, इसका भी वर्ग और इसका वर्ग, इन तीनों का वर्ग किया तो ये आया। इसके बाद मैं ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या मान रहा हूं, m मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे q भी एक पूर्णांक है, m भी एक पूर्णांक है, तो किसी भी पूर्णांक को पूर्णांक तो मान ही सकते हैं। प्रूफ करते आपके सामने, अगर यहाँ एक रख लो, दो रख लो, कोई भी संख्या रखो आएगी तो कोई संख्या है ना। अगर यहाँ q की जगह कोई भी संख्या रखोगे तो कोई संख्या ही आएगी, और m भी कोई संख्या है, q भी कोई संख्या है। तो आंसर क्या आ रहा है, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1। तो मैं क्या लिखूंगा, इससे ये सिद्ध होता है, नीचे ये लिख सकते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m प्लस 1 के रूप में होता है। और क्या लिखना है, जहां m कोई पूर्णांक है, बस यही है। तो ये एक बार और देख लो, ढंग से देख लो। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो एक ध्यान रखना है कि आंसर क्या पूछ रहा है वही कॉमन लेना है। यहाँ पे 3 पूछ रहा है तो मैं 3 लूंगा, अगर 6 पूछ रहा है तो 6 कॉमन लूंगा। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें संकेत भी दे रखा है कि तुम x मान सकते हो, कोई पूर्णांक ना q मान सकते हो, कोई संख्या x है जिसको q प्लस a के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि a बराबर क्या होता है, bq प्लस r ही होता है। तो मैंने x मान ली कोई संख्या जिसको मैं 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकता हूँ। 3q प्लस 3 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर शेषफल 3 बचा, 3 का भाग पूरा जाएगा तो क्या हो जाएगी, 3q की जगह 3q ही हो जाएगी वापिस। अब करना क्या, अगर वर्ग पूछा है तो मैं वर्ग करूंगा, अगर घन पूछा है तो मैं इसका क्यूब कर देता। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो 3 का हो गया 9 स्क्वायर, 3q प्लस 1 का हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, और 3q प्लस 2 का स्क्वायर क्या हुआ 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब मैंने क्या किया, मुझे आंसर चाहिए 3 के गुणज में, तो मैंने यहां से 3 बाहर लिया तो पीछे बचा 3q स्क्वायर, यहां से 3 बाहर लिया तो इन दोनों से कॉमन लिया मैंने, ये ध्यान रखना, इसको बाहर रखा है, ब्रैकेट से बाहर है। अब इनमें से मैंने क्या, 4 को तोड़ के 3 और 1 कर सकता हूं, क्योंकि 4 को 2 प्लस 2, 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, 5 माइनस 1 कैसे भी लिख सकता होगा तो 4 ही। तो मैंने इसको 3 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे 3 कॉमन लेना था। 4 तो 2 प्लस 2 भी होते हैं, पर मैं 3 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे 3 क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, प्लस में 1 ही रखना है। अब 3 बाहर लिया, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बचा, और बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस में 1। अब क्यों भी पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, तो मैं इस पूरी संख्या को ही m मान रहा हूं, यानी इसके लिए मैं 3q स्क्वायर को m मान रहा हूं, इस वाले के लिए मैं 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान रहा हूं, और इस वाले के लिए मैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को m मान रहा हूं। जब मैंने इसको m माना तो ये 3m हो गया, इसको m माना तो ये 3m प्लस 1 हो गया, और इसको मैंने m माना तो ये 3m प्लस 1 हो गया। तो आंसर क्या आया, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1, और यही क्या करना था, प्रूफ। तो नीचे क्या लिख देंगे कि इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जहां पे m क्या है, कोई पूर्णांक है।